मैम जो पीछे वाले एक्सोथर्मिक और डबल डिस्प्लेसमेंट वाले थे ना, वो 3 मार्क्स के थे, बाकी सब 2 के थे। टोटल 6 क्वेश्चन थे। यस मैम। बाकी सब 2 के थे। फर्स्ट क्वेश्चन तुमने किया नहीं, हाँ। है ना? क्वेश्चन 1 भी 2 मार्क्स का था, है ना? हाँ। क्वेश्चन 2 में तुम्हारा फर्स्ट जो था, नोटबुक खोली हुई तुमने? नोटबुक 1 मिनट मैम। हाँ किसने टेस्ट किया था? मैम, कल ना मतलब ना मैं ना 4 बजे क्लास नहीं ले पाऊंगी क्योंकि स्कूल जाना है, तो कल छुट्टी 5 बजे होगी। कल से स्कूल चालू हो रहे हैं क्या? यस मैम। फिर तो तुम डेली स्कूल जाओगे। हाँ। 4 बजे नहीं ले पाओगे। चार नहीं ले सकते, 6 बजे लेना और क्या। तो 6 फिर मैम बजे। 6 बजे। हाँ, ओके मैम। और मुझे ऐप पे बता देना जो भी। ऐसे 6 बजे ऐप पे अभी तक तो। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तुमने लिखी थी 2H2H प्लस 3O2 गिव्स 2SO2 प्लस 2H2O। तो इसके अंदर जो करेक्ट है इसकी वो है H2S प्लस 3O2 गिव्स SO2 प्लस 2H2O। ये वाली तुम्हारी रॉन्ग है, ठीक है? ये 2 नंबर की एक थी ना? हाँ। और इसकी दूसरी वाली तुम्हारी करेक्ट है, बस तुमने H जो लास्ट लिखा है ना 2K प्लस 2H2O गिव 2KOH प्लस H लिखा है तुमने। H खाली नहीं होता, हमेशा 2 मॉलिक्यूल होते हैं H के, अगर वो सिंगल लिखा होगा अकेला। तो तुमने H2 नहीं लिखा था ओके मैम। इसमें। चलो, मैं तुम्हारा हाफ मार्क काटूंगी, ये भी 2 नंबर की थी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारे दोनों करेक्ट है, ठीक है? ओके मैम। ये भी था, 2 नंबर के, है ना? फिर रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था तुम्हारा Zn plus 2 AgNO3 gives ZnNO3 2 twice plus तुमने लिखा है Ag, यहाँ पे 2 Ag आएगा, 2 molecules of silver, 2 Ag होएगा। तो इसमें भी तुम्हें 1.5 मिलेंगे 2 में से, फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाला तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सोथर्मिक तुमने सही लिखा है कि हीट इवॉल्व होती है, एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब होती है, और तुमने क्या लिखा है? मैम वो कैरी आउट करता है ना, हीट को बाहर निकालता है उसमें से। हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट निकलती है एक्सोथर्मिक में। तभी तो तुमने जो एग्जांपल दिया है, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, हीट इज इवॉल्व्ड, ठीक है? इसमें हीट इज एब्जॉर्ब। इसका एग्जांपल था फोटोसिंथेसिस का। तुमने इसमें क्या एग्जांपल दिया है? क्योंकि ये जो तुमने इक्वेशन लिखी है ना, ये इनकरेक्ट है। वो वाली 6CO2 वाली। ये लेकिन करेक्ट। मैम आपने तो यही वाली लिखवाई है। मैं कह रही इक्वेशन, हाँ, एक सेकंड मुझे वो खोलने दो। है तो फोटोसिंथेसिस वाली, पर ये तुमने करेक्ट नहीं लिखी थी इक्वेशन। एक बार मुझे ऑन करने दो वो ऐप। हाँ, ये देखो तुमने 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट गिव C6। ये तुमने क्या लिखा है? 6C6H2O, ये तुमने गलत लिखा है। ये आगे का तुमने हाफ लिखा ही नहीं है। ये व्हाट इट गिव्स वो इनकरेक्ट लिखा हुआ है। तुमने ओके इक्वेशन मैम। पूरी नहीं लिखी है ना। है फोटोसिंथेसिस वाली, यहाँ पे ग्लूकोज जो बनना था ना, ये जो C6H12O6 बनना था, ये तुमने पता नहीं क्या लिखा है। प्लस ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड, इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस वाले इसमें, गिव्स आउट में। तो ये तुम्हारा
3 नंबर का था, इसमें तुम्हें 2 नंबर मिलते हैं 3 में से। ऐसे मैं काट नहीं रही हूँ इतने नंबर, कितने काटने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 था तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट और डबल तो डिस्प्लेसमेंट। तो तुमने क्या लिखा है ये? A single reactant decompose the application of the heat or light or electricity to give two more product। रिएक्शन में है जिंक प्लस कॉपर सी क्लोरीन Cl2, फिर वो इट गिव्स जिंक Cl2 प्लस कॉपर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है जब हम सिंगल एक जो कम रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है अपनी जगह से। ये मैम लेकिन कॉपी में तो यही लिखा है द सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज द एप्लीकेशन ऑफ द हीट। ये तो मैंने नोट्स में से जब याद करा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है जब मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। जिसमें ज्यादा जो रिएक्टिव होता है, हमने कितने सारे एग्जांपल भी किए इसके, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है सब्सटेंस वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, अपनी तो जगह फिर से हटा देता है। मैम फिर मैंने फिर वो डबल डिस्प्लेसमेंट वाला नीचे लिख दिया उसमें वो, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्योंकि ऊपर लिख जो दिया। तुमने डिस्प्लेसमेंट लिखा है ना वो डबल डिस्प्लेसमेंट का जो आंसर लिखा है वो डिस्प्लेसमेंट का होएगा। ओके मैम। हाँ, और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट फिर वो ऊपर वाला है द सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज द एप्लीकेशन ऑफ द हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव टू मोर नहीं, प्रोडक्ट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही होता है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होती है। तो तो मैम इसमें फिर यही वाला तो आएगा द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इट्स फॉर्म कंपाउंड और सॉल्यूशन। हाँ हाँ, तो फिर यही मैम आएगा सही कि तो मोर है। रिएक्टिव, हाँ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। तुमने ये लिखा है? यस मैम। रुको, एक तो नहीं ऐसे पेपर चेक किया नहीं जाता है। ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं, बार बार वो ऐप पे ऑन करना पड़ता है ना। रुको, ओके मैम। सिंगल रिएक्शन। और इसका रिएक्शन लिखा है जिंक ये तुमने सॉलिड। डिस्प्लेसमेंट में जो ये डबल डिस्प्लेसमेंट में लिखा है ना, जो मोर हाँ रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड और सॉल्यूशन, ये है डिस्प्लेसमेंट। ये लेकिन है मैम नोट्स में तो लिखा है डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है ये वाला। रिएक्शन नहीं, जो तुमने डेफिनेशन लिखी है ना डबल डिस्प्लेसमेंट की, हाँ ये डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की है। ओके मैम। हाँ, तुमने ये जो एग्जाम्पल की, अभी रिएक्शन की तो हम बात ही नहीं कर रहे, अभी सिर्फ वो जो डेफिनेशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो डेफिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट की लिखी है वो डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन वो डेफिनेशन है। तुम ओके मैम। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है डबल फिर। डिस्प्लेसमेंट, ये तो डिस्प्लेसमेंट की आती है। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि फिर जिसमें जिसमें मैंने तुम्हें लिखाया था वेयर म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हैपन बिटवीन टू कंपाउंड, या फिर जो नेम सजेस्ट कर रहा है कि टू डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये है कि जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हैपन्स बिटवीन टू कंपाउंड, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है उसमें मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, बस। ओके मैम। ठीक है, इसके अंदर तुमने क्या लिखा है उसमें एग्जांपल, इसमें डिस्प्लेसमेंट में? डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा है मैम? डिस्प्लेसमेंट में ना वो मैंने ना वो
उसका डबल डिस्प्लेसमेंट का वो लिख दिया उसने, मतलब वो हाँ, मेरी ये जो तुमने डेफिनेशन Zn सही है। जो तुमने Zn प्लस तुमने प्लस भी नहीं लगाया इसमें। रिएक्शन। हाँ, तुमने प्लस भी नहीं लगाया जिंक के बाद। ये Zn प्लस CuSO4 गिव ZnSO4 प्लस Cu, ये वाला ये तुमने जो लिखी है ना उल्टा कर दिया है बस। ये यस डबल मैम। डिस्प्लेसमेंट में जो भी लिखा है वो डिस्प्लेसमेंट है। इसमें तुम्हें कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि तुमने लिखा सब कुछ है पर सब उल्टा कर दिया है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वो डेफिनेशन ही ठीक नहीं लिखी। लेकिन उसका रिएक्शन सही है। Zn प्लस जिंक प्लस CuCl2। CuCl2 ZnCl2 प्लस Cu, इसका ये करेक्ट है तुम्हारा, इसका जो रिएक्शन है। अब ये था 3 नंबर का। 3 नंबर में से तुम्हें 1 नंबर मिलता है वही सिर्फ रिएक्शन का, पर वो भी उल्टा लिखा है, वो मैंने दे दिया है। कितने हो गए अब हमारे टोटल पेपर था 2 3 4 5 6 और 9 10 11 12 20 नंबर का पेपर था। और तुम्हारे आए हैं 1.5 1.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर 20 में से, क्योंकि एक क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट नहीं किया और ये तुमने ये रॉन्ग उल्टा किया, लिख दिया। उल्टा लिख दिया। दूसरा, एक रिएक्शन तुमने एक एक का बैलेंस बिल्कुल रॉन्ग किया था वो वाला, अदरवाइज सब में सब यूजुअली करेक्ट है। ठीक है, तो चलो अब हम क्या नाम है इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं आज। क्या नाम है बायो के लाइफ प्रोसेसेस की। ओके मैम। ओके मैम। तो लाइफ प्रोसेसेस क्वेश्चन आंसर। बुक का क्या हुआ? मैम बुक तो फिर मेरे को नहीं मिली क्योंकि फिर मैं वहाँ पे नहीं गई थी। तो अच्छा, फिर तो अब अभी तुम अब 10th क्लास वाला स्टार्ट करोगे अब कल से? हाँ मैम। तो तुम बोल रहे थे स्कूल चेंज करना है। फिर नहीं करेंगे क्योंकि फिर चाचू की शादी भी आ रही है तो फिर इसलिए फिर ज्यादा खर्चा हो जाएगा। अच्छा, फिर तुम्हें बुक्स वगैरह लेनी होंगी अब तो। हाँ फिर बुक्स इधर से मतलब स्कूल से मिलेगी तो फिर स्कूल से ले लूंगी मैं। अच्छा, हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human? क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human? तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ह्यूमन, तो उनका दे हैव अ वेरी बिग बॉडी एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू डिफ्यूज इनटू बॉडी क्विकली
एंड इन ऑर्डर टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनकी बॉडी ह्यूज होती है ह्यूमंस की, तो उनको क्विकली नीड होती है ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की। तो डिफ्यूजन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है which will take a lot of time to circulate oxygen to all the body cells. So because of its slow nature, diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms. ठीक है, ये क्यों बोल रहे हैं कि ये क्या पूछ रहे हैं, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human? तो हम क्या बोलेंगे, diffusion is a slow process therefore ये स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए ये insufficient है, insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human. ठीक है, क्योंकि इन्हें बहुत क्विकली चाहिए होती है ऑक्सीजन। अब सेकंड क्वेश्चन है, what criteria do we use to decide whether something is alive? कि कुछ भी चीज कि वो जिंदा है कि नहीं, कि अलाइव है कि नहीं, कि क्या क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो वॉकिंग, breathing, growth and other visible changes can be used to determine whether something is alive or dead. ठीक है, ओके मैम। तो क्या क्या वो होते हैं, वॉकिंग, सबसे पहला तो ब्रीदिंग ही होता है, हम यही चेक करते हैं कि वो ब्रीथ कर पा रहा है कि नहीं, कोई भी यस मैम। ठीक है, ब्रीदिंग, growth and other visible changes. हो गया? नो मैम, थोड़ा सा रह। अच्छा करो। यस मैम, हो गया। तो चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what processes would you consider essential for maintaining life? अब क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, जो प्रोसेसेस बताओ जो हमारी बॉडी में होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेस पढ़े थे हमने? मैम ट्रांसपीरेशन और ट्रांसपिरेशन या रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और डाइजेशन। हाँ, और इंजेक्शन। इंजेक्शन तो फूड का लेना होता है, इंजेक्शन तो इसमें काउंट नहीं करेंगे, वो प्रोसेस में, वो डाइजेशन में आ जाता है। एक्सक्रीशन, हाँ, एब्जॉर्प्शन। ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन पूरा बॉडी में जो होता है, एंड ट्रांसपोर्टेशन।
are essential to maintain life. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हमने किया था जब चैप्टर पढ़ रहे थे। यस मैम। तो बताओ इसके डिफरेंस क्या क्या थे, तो लिख लो। मैम ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं ओके। और हेटेरोट्रॉप्स दूसरों मतलब ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहते हैं और ऑटोट्रॉप भी होस्ट होता है इनका। हाँ। और फूड कैसे प्रिपेयर होता है ऑटोट्रॉप्स में, कैसे प्रिपेयर करते हैं फूड को? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो इसमें क्या क्या यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर। सनलाइट। हाँ। और उसमें क्या होता है हेटेरोट्रॉफिक में कि फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। ठीक है, उससे फूड नहीं प्रिपेयर हो सकता हेटेरोट्रॉफिक में, राइट? यस मैम। इसमें ऑटोट्रॉफ में क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है फूड प्रिपरेशन के, है ना? यस मैम। क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रिपरेशन और उसके अंदर हेटेरोट्रॉफ में ये क्लोरोफिल नॉट रिक्वायर्ड। यस मैम। इसके एग्जांपल्स बताओ क्या हैं ऑटोट्रॉफ्स के? ऑटोट्रॉप्स के पैरासाइटिक और नहीं, ये तो मोड है। इसके एग्जांपल बताओ। अब फोटोसिंथेसिस किस में होती है? वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। फोटोसिंथेसिस किस में होती है? ग्रीन प्लांट्स में। यस मैम। ग्रीन प्लांट्स और हाँ सर्टेन बैक्टीरिया कह सकते हो। हाँ, ओके मैम। वो ऑटोट्रॉफिक हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें हेटेरोट्रॉफ्स में कौन से होते हैं? ऑल द एनिमल्स, fungi and most of the bacteria, they are heterotrophic. They have heterotrophic mode of nutrition. ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? मैम। हाँ। यस मैम। मैम इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाँ, इसके भी बहुत सारे हैं। क्यों? नहीं वो चैप्टर लंबा है ना इसलिए पूछा, फिर इसके ज्यादा होंगे। इसके हैं क्वेश्चन। अभी तो हैं बहुत सारे इसके क्वेश्चन। हाँ, सबसे बड़ा था ना इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत हैं। Where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है और वो कहाँ से मिलता है? बताओ। क्या मैम? इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार। और क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? Where do plants get each of the raw material required for photosynthesis? मैम सनलाइट से मिलता है। क्या क्या रिक्वायर्ड चीजें होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? वाटर, हाँ, सनलाइट और हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल से मिलते हैं। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? वो हमसे मिलती है। हमसे मिलती है। हाँ, वही मतलब एटमॉस्फेयर से कह लो, सिर्फ हाँ। ह्यूमन से नहीं और सबसे भी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पहला कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है लीव्स में, यस मैम। प्लांट्स में।
ठीक है, दूसरी चीज वाटर। अब वाटर कहाँ होता है, वाटर कैसे प्लांट कहाँ से लेते हैं, जाइलम के थ्रू। जाइलम के थ्रू, वेरी गुड। सो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट फ्रॉम द सॉइल, राइट, सॉइल से लेते हैं वाटर। यस मैम। थर्ड है सनलाइट। अब सनलाइट भी एसेंशियल रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड लास्ट न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं प्लांट्स को, वो पोएम पोएम के थ्रू। फ्लोएम के थ्रू, और ये भी सॉइल से ट्रांसपोर्ट होते हैं, राइट। सो यस मैम। न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय सॉइल, बाय प्लांट रूट्स के ओके थ्रू। मैम। जाइलम और फ्लोएम दोनों का पार्ट आ जाता है इसमें, है ना, एक से वाटर एक से फूड। यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ acid in our stomach। कौन सा एसिड होता है स्टमक में, बाइल। एसिड, बाइल तो जूस होता है, बाइल जूस, बाइल जूस। हाइड्रोक्लोरिक। यस, तो HCl प्रेजेंट इन द स्टमक, राइट। ये जो हम एसिड की बात कर रहे हैं, ये HCl की बात कर रहे हैं, तो HCl प्रेजेंट इन द स्टमक, उसका क्या काम होता है, HCl क्या करता है, HCl present in the stomach dissolves the food particles and create acidic medium तो एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या होता है, इन एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन। So HCl in the stomach also acts as protective barrier against many disease causing pathogens। ठीक है, HCl का क्या काम होता है, एक तो ये डिसॉल्व करता है फूड पार्टिकल्स को और क्रिएट कर देता है एसिडिक मीडियम, ठीक है। ओके मैम। और ये क्या करता है, ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है, इट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट डिजीजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम अभी थोड़ा सा रहता है। यस मैम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, मैम वाटर एब्जॉर्ब करना।
अब समझ आप भी आई, एक सेकंड होल्ड करना तमन्ना। ओके मैम। हाँ, तो हमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स के फंक्शंस बताने हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स के फंक्शंस बताओ कि क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं उसके फंक्शन। अब नेम ही हमें बता रहे हैं कि हाँ, यस मैम। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं। मैम वो ना फूड में से ना जो ब्रेकिंग फूड होता है उसमें से वाटर अब्सॉर्ब करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम सबसे पहले ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपलर वंस में। ठीक है, सबसे यस पहला मैम। काम तो ये होता है कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में उसे ब्रेक करना। उसके बाद वो क्या होता है कि दिस विल मेक द फूड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इजी। अब जब जो इतनी बड़ी चीज होगी, जब वो ब्रेक डाउन होके ऐसे ऐसे में आ जाएगी, छोटे छोटे में आ जाएगी, तो उसको एब्जॉर्ब करना इजी हो जाता है और इफेक्टिव। तो एब्जॉर्ब फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड। अब जो इससे न्यूट्रिएंट हमें मिले होंगे इस फूड से, वो हमारी ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज how is the small intestine designed to absorb digested food। कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरह से डिजाइन किया होता है कि वो एब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टेड फूड को। क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैम वो मतलब उसको जितना खाना लेना होता है ना, जो यूजफुल चीज होती है वो मतलब ले लेते हैं, फिर बाकी का फिर लार्ज इंटेस्टाइन में और ये भेजते काम हैं। कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, उसके इंटरनल जो इंटरनल हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका क्या फीचर होते हैं, कैसे डिजाइन की गई होती है। कैसे? उसमें एक बिल्लाई होती है। बिल्लाई होती है, यही पूछती थी मैं। So small intestine has small projections called microvilli। यस मैम। तो इसका काम क्या होता है, which increases the surface volume which make absorption more effective। ठीक है, इसमें माइक्रोविल्लाई होते हैं, तो वो लार्ज वो ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं सरफेस वॉल्यूम को, जिससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो पाती है इफेक्टिव। सो विद इन द विल्लाई देयर आर न्यूमरस ब्लड वेसल्स that absorb digested food and carry it to the bloodstream। So blood transport food to each part of the body। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से यस एब्जॉर्प्शन के मैम। बाद वो ब्लड के थ्रू ऑल ओवर दी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, यस मैम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल देती हूँ मैं, व्हाट एडवांटेज
over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? कि जो aquatic organisms होते हैं उनको क्या एडवांटेज होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इन रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? They breathe by using atmospheric oxygen, whereas aquatic organism क्या करते हैं? They take oxygen which is dissolved in water. So oxygen level is high in atmosphere when compared to oxygen in water. Oxygen जो atmosphere में होता है वो high होता है, water में इतना नहीं होता. तो hence terrestrial organisms need not breathe fast to obtain organism, whereas aquatic organism need to breathe faster to get required oxygen. अब क्या होता है कि पानी में ऑक्सीजन उतना नहीं होता जितना एटमॉस्फेयर में होता है, तो जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना उनको ब्रीथ करते रहना होता है ताकि वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सके, ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ले सके. ठीक है. ओके मैम. उसके बाद क्वेश्चन है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड transported in human beings? तो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड? तमन्ना? यस मैम. हाँ, कैसे होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ह्यूमन बीइंग? मैम लंग्स के थ्रू. नहीं, सिर्फ लंग्स के थ्रू तो नहीं कह सकते, पूरा समझाना पड़ेगा. वो पहले मतलब पहले हम वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर जाती है, फिर ऑक्सीजन. कार्बन वो डाइऑक्साइड अरे नहीं ऑक्सीजन पहले हम लेते हैं, फिर उसके बाद में वो फिर उसको लंग्स वो करते हैं, जब उसको ऑक्सीजनेटेड करते हैं, फिर वो लंग्स सारे में क्या ब्लड. क्या होता है लंग्स में कि जो उसको क्लीन करता है? लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है? लंग्स में क्या प्रेजेंट होता है? एल्वियोली. So exchange of gases takes place between the alveoli of lungs and the surrounding blood capillaries. ठीक है, वहाँ पे exchange of gases होता है alveoli of lungs में और blood capillaries में. ओके मैम. Oxygen is absorbed by the blood capillaries from the lungs, alveoli by diffusion, while carbon dioxide is absorbed by the lungs alveoli from blood capillary by diffusion. तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होना होता है, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में एंटर होना होता है ना. तो ये होता है, ये कहाँ पे होता है ये सारा एक्सचेंज? एल्वियोली ऑफ लंग्स एंड सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी. ओके मैम. ठीक है. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन है how are the lungs designed in human beings to maximize
the area क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्वेश्चन से क्या समझ आ रहा है? How are the lungs designed in human being to, मैम ये क्या है? मैक्सिमाइज The area for exchange of gases. ये लंग्स को किस तरह से डिजाइन किया होता है ह्यूमन बींग्स में? मैम उसमें ना रिड्स होती हैं। नहीं, ये जो मैक्सिमाइज वाली बात कर रहे हैं। हाँ चलो तुम बताओ पहले। मतलब उसको ना मतलब ऐसे उसमें बहुत सारी जो हड्डियां होती है उससे वो कहते हैं रिब्स जो होती है वो। रिब्स का क्या होता है? रिब केज किस लिए बनाई होती है? रिब केज का काम तो ये होता है कि वो उसको लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। हाँ, तो इसमें रिब्स का तो काम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये है कि लंग्स को किस तरह से डिजाइन किया होता है कि वो मैक्सिमाइज कर सके अपना एरिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। किस तरह से डिजाइन क्या होता है? एक तो हमें बताना है लंग्स में क्या क्या होता है। और तो लंग्स का क्या होता है कि जो लंग्स हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं बॉडी का। तो द पैसेज इनसाइड द लंग्स divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon like structure called alveoli. कि लंग्स जो हैं उसमें बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एल्वियोली। ठीक है, जो मैं तुम्हें बता रही थी ना, जो हमारी दो लंग्स होती हैं, एक ये और एक ये, तो इसमें बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पूरी लंग्स में दोनों तरफ, जिनको कहते हैं एल्वियोली। ओके मैम। ठीक है, तो जो एल्वियोली क्या होता है? द एल्वियोली प्रोवाइड्स द सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो एल्वियोली होता है जहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। यस मैम। So the walls of alveoli usually contains an extensive network of blood vessels. ठीक है, so we know that when we breathe in, we lift our ribs. जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं, तो हमारी रिब्स जो हैं वो ऊपर को उठ जाती हैं। यस मैम। ठीक है, हाँ। अभी ये तमन्ना एक सेकंड होल्ड करना। ओके मैम। तो इसमें क्या होता है, जो एल्वियोली होता है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, राइट? यस मैम। तो जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं तो हमारी रिब्स जो हैं वो अपवर्ड लिफ्ट होती हैं, और जो डायाफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, और चेस्ट कैविटी है वो
लार्जर हो जाती है क्योंकि Okay, उसमें एयर फिल हो जाती है। ठीक ठीक है। है, तो इस वजह से air is sucked into the lungs and filled the expanded alveoli. Okay, मैम। ओके, यस मैम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेकेंड। What are the components what are the components of the ट्रांसपोर्ट सिस्टम और उनके फंक्शंस बताने हैं। अब हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? हाँ हाँ मैम, उसमें होता है मतलब ह्यूमन में ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, अब ये देखो इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के? इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। हार्ट, लंग्स, नहीं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ओके मैम। अब हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम बताओ। ब्लड पंप करना। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। So heart pumps oxygenated blood throughout the body, right? And Yes. it receives deoxygenated blood from various body parts and send this impure blood to the lungs for oxygenation. ठीक है, Yes हार्ट मैम। क्या करता है कि जो इम्प्योर ब्लड होता है जो ऑल ओवर बॉडी से आया होता है उसको लंग्स के पास भेजता है और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेशन करता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो लंग्स के पास आई होती है और यस उससे मैम। प्योर हो जाता है ब्लड और फिर हार्ट उसको थ्रू आउट दी बॉडी सेंड कर देता है, पंप कर देता है। उसके बाद ब्लड का क्या काम होता है? ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी में? फूड, मिनरल्स और ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके मैम। लिख लो, ये 4 हैं चीजें। तुम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? मैम लिख रही हूँ। लिख लिया? यस मैम। अब ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स, दे कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हैं ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ओके मैम। ठीक है, अब जो और क्वेश्चंस हैं, कल वाली क्लास तुम 6 बजे बोल रहे हो? यस मैम। ठीक है, चलो कल मिलते हैं और कल की क्लास करते हैं फिर। ओके मैम। ठीक है, ठीक है, चलो बाय। बाय।